जीतन मांझी खुद का एनडीए के सांसद गया जिला से जीत के गए, तो लोग का सोच था कि हमारा क्षेत्र का विकास होगा, बट ऐसा कुछ नहीं, हवा हवाई रह गया। वहाँ के लोग बहुत ग्रसित है। जिस समाज से दीपा मांझी विधायक बनी है, उन्हीं का समाज में बहुत बिखराव है। इतने आसानी से आपने कैलकुलेशन किया कि यहाँ से ये जीतेगा, यहाँ से ये जीतेगा, यहाँ से ये जीतेगा, इसका आधार क्या है? जाति के अलावा? नहीं, जाति का अलावा हम लोग का आधार ये है कि हम लोग एक जमीन से जुड़े हुए, हर एक पंच हम लोग का होता है। सरपंच के हम लोग जो जीते हुए हैं, तो हम लोग का 14 पंच होता है, उप सरपंच भी होता है। तो हम लोग हर एक वार्ड का फीडबैक हम लोग के पास आता है, एकदम जेन्युइन फीडबैक आता है। मान ले कि मंत्री और विधायक का फीडबैक तो लोग नीचे से देता है, इक्का दुक्का लोग। मान ले पंचायत से खुश करने के लिए देता है। हाँ, मतलब लोग ना, ये उनका प्रतिनिधि नाराज ना हो। जैसे मुखिया जी से राय लेते हैं विधायक जी या कोई सरपंच से, लेकिन हम लोग के पास जो जेन्युइन होता है, हम लोग एक दिन में करीब 200 आदमी 250 आदमी से डेली मिलते हैं। हर एक वार्ड से हम लोग मिलते हैं, हर एक गांव से मिलते हैं। तो हम लोग को एक ज़मीनी स्तर से रिपोर्ट मिलता है कि किस पार्टी का क्या स्थिति है। हमारे साथ सिरघाटी अनुमंडल प्रखंड के सरपंच अध्यक्ष हैं, और लोकल पॉलिटिक्स समझनी हो तो जो ज़मीनी नेता हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, उनका जो अनुभव होता है, उनका जो नज़रिया होता है, चूँकि वो समाज के बीच में रहते हैं, हर समाज हर वर्ग से मिलते हैं, वो सही तरीके से बता पाते हैं कि असल में ज़मीनी स्थिति क्या है। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, दलित हस्तक को भी। अनिल जी, क्या आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, अनुमंडल अध्यक्ष हैं, कौन कौन से क्षेत्र आपके अंडर में आते हैं और राजनीतिक स्थिति क्या है बिहार की? हमारे क्षेत्र में सर बाराचट्टी विधानसभा, सिरघाटी, और आपका बोधगया का भी कुछ हिस्सा जो मोहनपुर में है, और इमामगंज विधानसभा है, गुरुआ विधानसभा है। ये 5 विधानसभा हमारे सिरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में आता है। तो सर 5 में हमारा, क्या आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं? नहीं तो पांचों, अगर इसका मैं समझना चाहूँ कि यहाँ पे ज़मीनी स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ पे जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं, आरजेडी और बीजेपी जो गठबंधन है, एनडीए है, उसके बीच में काफ़ी करीबी लड़ाई देखने को मिलती है। कागजों पे बहुत नज़दीकी मुकाबला रहता है। जब भी वोटिंग लास्ट जो वोट हुआ था 2025 का, इस बार स्थिति क्या है? देखिए, इस बार परिस्थिति पिछले साल के मुकाबला अलग है, और इस बार स्थिति इंडिया गठबंधन भारी रहेगा, इसलिए कि थोड़ा थोड़ा वोट से बिखरा हुआ था, वो वोट भी आरजेडी गठबंधन के साथ जुड़ चुका है। जैसे दलित का भी वोट मान लिया जाए कि दलित को एनडीए ठगने का काम किया है। आप देख लीजिए, जितना अभी तो बिहार में भी इसका सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, जितने भी दलित पार्टी माने कैंडिडेट जीत के यहाँ से जाते हैं, सबको वहाँ दबा दिया जाता है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। जो अपने स्टेट के लिए लोग बात रखना चाहते हैं, तो बिहार से जितने भी कैंडिडेट एससी से, एसटी से, ओबीसी से भी जाते हैं, अगर एनडीए गठबंधन में जाता है तो इन लोगों को दबा दिया जाता है। अच्छा, आपने बताया कि 5 विधानसभा क्षेत्र है जिनके बारे में आप देखते हैं लगातार, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वाइज हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कि वहाँ पे किसके किसके बीच में मुकाबला होगा, जातीय समीकरण कितना मायने रखेगा और कैंडिडेट कितना मायने रखेगा, और मुद्दे क्या है? ये 5 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग, हाँ, 5 विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण तो बहुत बड़ा मेथड है ही, प्लस में कैंडिडेट भी चाहिए कि पार्टी के साथ वैसे कैंडिडेट जुड़े जो हम हर लोग से जुड़े। अभी सिरघाटी विधानसभा में कैंडिडेट पिछले साल बहुत बढ़िया दिया था पार्टी, मंजू अग्रवाल को, ये सोच के दिया था कि लोगों के बीच में जुड़े। तो सिरघाटी विधानसभा कैंडिडेट चाहे जो भी आ जाए, यहाँ आरजेडी का चुनाव निकलेगा। आरजेडी मजबूत है। हाँ, बहुत मजबूत है, इसलिए कि मुस्लिम वोट यहाँ 60,000 है, यादव का वोट 80 से 85,000 है समथिंग। गठबंधन में ये 2 जाति, इसके साथ आप आ जाइए दलित का, जैसे रविदास जी, चौधरी, कुछ मलाह, ये भी आरजेडी के साथ है। तो यहाँ समथिंग 170-180, 1,70,000 से 1,80,000 वोट आरजेडी गठबंधन को मिलेगा। मान लीजिए इसमें 50% भी पोल होता है, इसके बावजूद भी बहुत आसानी से चुनाव यहाँ, न यहाँ जदयू का दबदबा है, न यहाँ जन स्वराज का दबदबा है, यहाँ आरजेडी बहुत भारी है। ये आपने सिरघाटी का जिक्र किया, इसके अलावा सर इमामगंज में तो एनडीए भारी है, बट वहाँ
जो पिछले चुनाव में एनडीए का विजय हुआ था, इसलिए कि केंद्रीय मंत्री हमारे जीतन राम मांझी जी के बहू को टिकट मिला था। 6 महीना का उपचुनाव में वो चुनाव जीती। चुनाव जीतने का रीजन था वहाँ उनका संतोष मांझी खुद मिनिस्टर बिहार में, और केंद्र में अभी जीतन राम मांझी खुद का एनडीए के सांसद गया जिला से जीत के गए। तो लोग का सोच था कि हमारा क्षेत्र का विकास होगा, बट ऐसा कुछ नहीं, हवा हवाई रह गया। वहाँ के लोग बहुत ग्रसित है। जिस समाज से दीपा मांझी विधायक बनी है उन्हीं का समाज में बहुत बिखराव है, इसलिए कि उन्हीं का पार्टी का बहुत से लोग आज के डेट में चुनाव में आ गए हैं। तो वहाँ जो अलग हुए हैं। पिछले दिनों काफी विवाद हुआ है, तो इसलिए इस बार आरजेडी के लिए गोल्डन चांस है कि वहाँ से सीट। ठीक है, ये 2 विधानसभा सीटें हो गई और जल्दी जल्दी 3 और विधानसभा सीटों को। ये गुरुआ विधानसभा सीट में विनय यादव विधायक आरजेडी से हैं। इस बार भी उनका वहाँ रिन्यू होना एकदम 100% तय है। और बाराचट्टी में भी इस बार आरजेडी का विधायक तय है, इसलिए कि 5 साल सरकार में भी जीतन राम मांझी की समधिन है ज्योति मांझी। 5 साल में ऐसा कुछ लोग के पास, जैसे हमारे सरहाटी विधानसभा में मंजू अग्रवाल नहीं गई, इस तरह से वहाँ भी वो लोग के से जुड़ाव नहीं हो पाया, तो इसलिए इस बार वहाँ समीकरण चेंज हो गया है और वहाँ चेंज है। एंटी कैम्पेंसी मतलब वोटिंग, हाँ इनकम्बेंसी में चुनाव इस बार आरजेडी को सफलता मिलेगा। ठीक है जी। और कौन सा विधानसभा रहा? गुरुआ हो गया आपका, सिरघाटी हो गया, मोहनपुर बोधगया में है जी। तो वहाँ आरजेडी से 2 कैंडिडेट इस बार लड़ाई में है। अजय अच्छा, आपस में है, दोनों अपने रिलेटिव है, लेकिन दोनों वहाँ से समीकरण बना लेगा, वहाँ से भी आरजेडी को चुनाव फाइनल है। मतलब ये जो आपका आधार है, इतने आसानी से आपने कैलकुलेशन किया कि यहाँ से ये जीतेगा, यहाँ से ये जीतेगा, यहाँ से ये जीतेगा, इसका आधार क्या है? जाति के अलावा? नहीं, जाति का अलावा हम लोग का आधार ये है कि हम लोग एक जमीन से जुड़े हुए, हर एक पंच हम लोग का होता है। सरपंच के हम लोग जो जीते हुए हैं तो हम लोग का 14 पंच होता है, उप सरपंच भी होता है। तो हम लोग हर एक वार्ड का फीडबैक हम लोग के पास आता है, एकदम जेन्युइन फीडबैक आता है। मान ले कि मंत्री और विधायक का फीडबैक तो लोग नीचे से देता है, इक्का दुक्का लोग, मान ले पंचायत से खुश करने के लिए देता है। हाँ, मतलब लोग ना, ये उनका प्रतिनिधि नाराज ना हो, जैसे मुखिया जी से राय लेते हैं विधायक जी या कोई सरपंच से। लेकिन हम लोग के पास जो जेन्युइन होता है, हम लोग एक दिन में करीब 200 आदमी 250 आदमी से डेली मिलते हैं, हर एक वार्ड से हम लोग मिलते हैं, हर एक गाँव से मिलते हैं। तो हम लोग को एक जमीनी स्तर से रिपोर्ट मिलता है कि किस पार्टी का क्या स्थिति है। मान लीजिए आज जान लीजिए जीतन राम मांझी आज केंद्र में भी मंत्री बन गए, बिहार में 9-10 महीना मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन वो तबकों का कहाँ बेनिफिट मिला जो मिलना चाहिए था। आज एनडीए कहता है कि केंद्र में भी उनका सरकार है, बहुत से एमपी जीते हुए हैं, लेकिन हर एक तबके का लोग को, अपने तबके का लोग का बेनिफिट नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए लोग क्षुब्ध हैं। बिजली, अगर एक बात अभी नीतीश कुमार का घोषणा है कि बिजली फ्री कर दी 125 यूनिट, ऐसा कुछ नहीं किए। फिर पेंशन लोगों को 1100 रुपये मिलने लगा, और तमाम जनरल सुविधाएं थी जो 7 निश्चय था, उसका इम्पैक्ट है। बिजली या पेंशन, तेजस्वी यादव का कहना था बिहार में कि हम 200 यूनिट बिजली हर घर को देंगे और पेंशन हम 2000 देंगे या 2500 देंगे। तेजस्वी यादव का घोषणा था कि 2500 पेंशन देंगे। तो इनका नीतीश कुमार जी अकबका गए, एनडीए के दबाव में ये जे पा रहे हैं वो घोषणा करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग सब समझ चुका है। 125 यूनिट भी आज के डेट में लोग, जैसे जियो का रिचार्ज सुने थे ना पहले कि 1 GB भी खत्म नहीं होता था, आज 1.5 GB भी पता नहीं चलता 1 घंटा में खत्म होता है। तो 125 यूनिट जिस दिन से घोषणा किया है नीतीश कुमार, 10 दिन में समाप्त हो जा रहा, फिर से लोग रिचार्ज करवा रहे हैं, तब वो उनका मीटर ऑन हो रहा है। तो ये हवा योजना है, ये अकबका गए हैं 20 साल। अब जैसे 15 साल के पहले लोग कहते थे कि लालू यादव जंगल राज था, तो लालू यादव से पहले भी तो मुख्यमंत्री हुए थे बिहार में, उनका आज तक कोई नेता क्यों नाम नहीं लेता है? ऐसा तो नहीं कि लालू यादव 15 साल के बाद पहले भी कोई नहीं मुख्यमंत्री हुए थे। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 से आपका गैपिंग हो जाता 90 तक, 40 साल इधर और 43 साल तो कोई ना कोई राज किया बिहार में, उसका कोई नाम निशान नहीं है मुख्यमंत्री। जंगल राज एक लालू यादव माने पिछड़ा, अति पिछड़ा माने ओबीसी, एसटी, अकालिया जितना भी लोग थे, एससी एसटी ओबीसी को जगह दिया बोलने के लिए, वो उसके लिए माने बहुत कम है।
आज जान लीजिए 90 के जो लोग कहता है कि 90 के पहले जंगल राज नहीं था, तो लोग पहले देखे कि 90 के पहले एक आदमी खड़ा हो जाता था और वोट दिवा के चला जाता था। 90 के बाद एक अधिकार लालू यादव दिए कि हमारा वोट है तो हम खुद इसका मालिक हैं। लेकिन उसके 2005 में लालू इसकी बात नहीं होती कि लालू यादव के रिजीम के पहले एक आदमी गांव में खड़ा होता था, सबका वोट दिलवा देता था, सबको लगाना पड़ता था, उसका जिक्र नहीं होता। वो जंगल राज नहीं था। नहीं, देखिए वो इसलिए नहीं कि उसी लोग का आदमी का था। उस टाइम भी जो मुख्यमंत्री 90 से पहले थे वो एनडीए ही का हिस्सा थे। आज भले भाजपा अपना एक मतलब ये कह सकते हैं सीधे सीधे जो वर्चस्ववादी लोग हैं उनका शासन था, वो शासन है। बिल्कुल पहले उनका, जैसे मान लीजिए कि 100 बीघा का एक, हम छोटा सा बात बोलते हैं कि 100 बीघा का मालिक एक राजा होता था, 1000 एकड़ का। उनके यहाँ जितना कमियां थे उनको एक आदेश मिलता था कि फलानवा तू इतना ही कर दो, चिलानवा ही कर दो, ढेंकनवा ही कर दो। लेकिन आज लालू यादव 15 साल के सत्ता में आके उसको तोड़ दिए कि अगर 1000 एकड़ का मालिक है तो 1000 का मालिक नहीं रहेगा ही। इसको अगर 10 जगह है तो इसको 100 जगह कर देंगे। 1 बीघा का मालिक होगा तो 100 आदमी हो जाएगा मालिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो बिहार में लगातार चर्चा में हैं, और आने वाले दिनों में जब चुनाव की घोषणा होगी 2025 में, तो ये तमाम मुद्दे जनता के बीच में रहेंगे, जिस पे चर्चा शुरू हो चुकी है। कैमरामैन आयुष के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।